हम पीछे हमने मैट्रिसेस को हमने उसको सीखा, फिर उसको थोड़ा आगे की 0.2 में प्लस किस तरह से है, सब्ट्रैक्शन किस अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अहमद कृष्ण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूलर आइन क्या होता है, उसके अलावा इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ये किस तरह से एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मॉलिक्यूलर आइन कैसे बनता है, और उसके अलावा इनके दरमियान में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसकी बना पर इनको केमिस्ट्री में एक दूसरे से अलग किया जाता है, उनको हम देखेंगे कि आइन किस तरह से बनता है, हम देखेंगे मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है, हम देखेंगे कि इनके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिफरेंट एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। उसके अलावा हम ये चीज़ देखेंगे कि पेपर में इसको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि पेपर में अगर ये आ जाए तो हमने इसको अटैम्प्ट किस तरीके से करना है। हम ये देखेंगे अगर फ़र्ज़ करें पेपर में आता है तो हमने एग्जामिनर से इसे पूरे के पूरे, अगर शॉर्ट में आए तो पूरे के पूरे, या लॉन्ग में आए तो पूरे के पूरे नंबर किस तरह से निकलवाने हैं, हमने कैसा कंटेंट पेश करना है उसके आगे। तो बच्चों आज की वीडियो में हम सब कुछ सीखने जा रहे हैं, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है, बिल्कुल लेक्चर की लास्ट तक इसको हर चीज़ को वॉच कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल सही तरह से अटेंटिव होकर बैठें। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने आज पढ़ना है बच्चों के मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आइन क्या होता है, इनके दरमियान में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो बच्चों आप लोगों को एक बात बताऊं कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आइन पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको तो मैं पहले बाद में समझाऊंगा। पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को एक सरसरी सा खुद अपना सा स्ट्रक्चर बताता हूँ कि मैंने क्या, ये मुझे किस तरह समझ आई है, या मेरी नज़र में इनकी क्या हुआ है, क्या डेफिनेशन है, या किस तरह से होता है। तो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिलीवर करूँगा अपना जो मेरे अपने अंदर है, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, आप लोग रटे ना मारें, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पे ये चीज़ दिखाऊंगा कि आप ये चीज़ देखें कि मॉलिक्यूल को समझने से पहले हम समझते हैं कि एटम क्या होता है। देखो मैंने कई दफ़ा ये वीडियो में बात बता चुका हूँ कि एटम बच्चों क्या होता है। एक आपको पता है कि दुनिया में हर चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है, दुनिया में हर चीज़ एटम से बनकर भी, अगर एक ये मार्कर भी है तो पता नहीं इसके अंदर कितने हज़ारों एटम्स जो मिले हुए हैं। तो ये एक मार्कर का एक प्लास्टिक का टुकड़ा बना हुआ है और ये निप शेप बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि मॉलिक्यूल्स भी जो है वो किससे बने होते हैं बच्चों, एटम से। अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो बच्चों होता है कि दरमियान में उसके हमेशा न्यूक्लियस होता है, बाहर उसके इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स होते हैं, और ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये बच्चा होता है किसका, एटम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक हो गया एटम का स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि अब एटम तो बन गया, एटम तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल कैसे बनता है। याद रखना बच्चों, जैसे मैंने आपको बात बताई थी ना, पिछले लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी कि इंसान बनता है, तो इंसान किस तरीके से बनता है, पहले एटम्स मिलते हैं, एटम मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेली सेल है, फिर सेल बनता है, फिर टिश्यू बनते हैं, वो टिश्यूज़ मिलती हैं, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद इंसान बन जाता है। इस तरह से केमिस्ट्री में भी ये चीज़ होता है कि जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं ना बच्चों, जैसे एक एटम प्लस दूसरा एटम, ये आपस में कंबाइन होंगे, ये एक मज़ीद 2 से ज़्यादा 3 4 5 10 15 आइटम्स भी हो सकते हैं, वो कंबाइन होंगे तो वो एक मॉलिक्यूल बना देंगे, एक चीज़ बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एक कॉमन एग्जांपल है वाटर की, किसकी, वाटर का फार्मूला बच्चों क्या होता है, H2O, सबको पता होता है। H2 से मुराद क्या है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, और O से क्या मुराद क्या, ऑक्सीजन कुछ नहीं है, तो वन इसका मतलब एक ऑक्सीजन है। तो आप ये चीज़ देखो, तो इस एक मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स आपस में कंबाइन हुए हैं, 3 एटम्स कंबाइन हुए हैं, देन उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, किसको हम क्या कहते हैं, वाटर। मैं बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज की, C6H12O6। तो इसके अंदर बच्चों देखो तो कार्बन कितने हैं, 6 दफ़ा कार्बन है। हाइड्रोजन देखो तो 12 दफ़ा हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देखो तो 6 दफ़ा ऑक्सीजन, यानी कि टोटल 24 एटम्स आपस में मिले हैं तो एक मॉलिक्यूल बने हैं। समझ आ रही है बच्चों। तो कहने का मतलब ये कि मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है, जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं बच्चों, तो वो क्या बना देते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ना है, ठीक है। क्या मैंने क्या बात की, दोबारा इसको रिवाइज कर लूँ कि जब एटम्स आपस में बच्चों कंबाइन होंगे, जब एटम्स आपस में बच्चों कंबाइन होंगे तो वो एक चीज़ बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, जैसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम एक चीज़ ये देखते हैं, हम यहाँ पे देख लिया कि एटम कंबाइन हो रहे हैं, एटम कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन हम ये देखेंगे यार, वाई एटम आर कंबाइनिंग, वाई एटम्स आर कंबाइनिंग, एटम्स कंबाइन हो क्यों रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ रही है कि वापस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो, या फॉर एग्जांपल वो ये करें कि वो अपने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दें, दूसरे तीसरे को दें, यानी कि आपस में बॉन्डिंग क्रिएट करें। क्यों ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। देखो अब एक बात आप समझो कि अगर फर्स्ट H2O बन रहा है ना, अगर वाटर H के साथ हाइड्रोजन 2 है, 2 के साथ ऑक्सीजन 1 मिल रहा है, तो
इनके दरमियान में क्या हो रहा है, इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं। कोई भी एटम जब दूसरे एटम से मिलता है तो वो किस तरह कंबाइन होता है, इस तरह तो कंबाइन नहीं होता कि उनको रस्सी से बांध दिया जाता है। नो, ये होता ही है कि अपना एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन या तो आपस में दे देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक एटम दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है, पहला वाला दूसरे को दे देता है। तो आपस में इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, जिसके नतीजे में दोनों ने एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स दिए होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बंधे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो एटम्स के जो एटम्स जो होते हैं उससे जुड़े रह जाते हैं और हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो यानी कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, जब एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अब मैं आपको एक बात ये बताऊं, अब आपके दिमाग में ये बात होगा कि यार अब इलेक्ट्रॉन्स एटम ये मॉलिक्यूल बनाता क्यों है, या मॉलिक्यूल बना रहा है आपस में कंबाइन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों कर रहा है, मतलब कि उसको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो आपस में एटम्स को कंबाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करे। वजह क्या, वो एटम अकेला नहीं रह सकता, क्या वो एटम जो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या उसके अलावा अब ये क्या ऐसा क्या मजबूरी क्या है एटम की कि वो एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो रहा है, क्यों, वजह क्या है। तो बच्चों आपको इसका मैं सही से आंसर करते हुए ये बात बताऊंगा कि दुनिया में हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, दुनिया में हर चीज़ बच्चों क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। वो चाहती है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ चले। ठीक है, अब इंसान है ना, हम भी चाहते हैं कि जब छोटे होते हैं, हम बड़े होते हैं, ऐसा ऐसा हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ स्टेबल हो जाए, हम वैसे पैसे कमाएं, हमारी अच्छी अर्निंग हो, हमारा घर अच्छी स्मूथली चले, हम लोग घूमें फिरें, हम हर तरह से स्टेबलाइज रहें। इस तरह से बच्चे जो एटम भी होता है ना, इंसान भी तो एटम्स का ही बना हुआ है, एटम्स भी जो होते हैं वो भी यही चीज़ चाहते हैं कि यार हम स्टेबल हों, हम ना हमें उधर जाने की ज़रूरत हो ना इधर आने की ज़रूरत हो, हम एक जगह पे रहें, स्टेबलाइज फॉर्म में रहें। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे इंसान को स्टेबल होने के लिए अर्निंग, अच्छी अच्छी सोच, अच्छी अखलाक और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, एटम को स्टेबल होने के लिए बेटा दो तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल, और दूसरे को हम बेटा कहते हैं डुप्लेट रूल। क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल बेटा ये होता है कि अगर एटम जो है अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करे, यानी कि अगर उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसके बैंक बैलेंस में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके लास्ट शेल में, आपने शेल देखा है ना क्या होता है, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये ऑर्बिट्स हैं, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, क्या है, फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, और फॉर एग्जाम्पल अगर आखिरी शेल है इस एटम का तो इसको हम कहेंगे लास्ट शेल। क्या कहेंगे, लास्ट शेल। अगर एटम अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करे, रख ले, उसके लास्ट शेल का जो बैंक बैलेंस है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हों, तो वो अपने आप को स्टेबल मान लेता है, वो अपने आप को स्टेबल मान लेते हैं, यार मैं स्टेबल हो चुका हूँ। ठीक है, और इसी के साथ इसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे ऑक्टेट रूल के मुताबिक वो अपना एटम क्या हो गया, स्टेबलाइज फॉर्म में चला गया। अगर हम डुप्लेट रूल की बात करें, अगर एटम का सिर्फ एक ही शेल हो, क्या हो, सिर्फ, मैंने 3 शेल बनाए थे ना, 3 की बजाय सिर्फ एक शेल हो, यानी कि न्यूक्लियस हो पहला, दूसरे नंबर पे ये उसका आगे बार पहला शेल हो, पहला का पे क्या हो, ये पहला शेल, तो फिर उस पर डुप्लेट रूल फॉलो होगा। हम कहेंगे अगर उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ अटेन कर रहे हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अटेन कर रहे हैं, तो वो स्टेबल है। अगर एक शेल भी और बढ़ता गया, फिर 2 नहीं, फिर उसको 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल करने, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल बेटा हमने क्या पढ़े, 2 रूल्स पढ़ लिए कि जो भी एटम होता है वो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है, और स्टेबलाइज करने के लिए हमारे लिए, उस एटम के लिए ज़रूरी है कि वो 2 तरह के रूल्स को फॉलो करे। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी वाटर की, मैं अब आपको यहाँ पे समझाने लगा हूँ, मैं आपको ये समझाऊंगा कि मॉलिक्यूल बनता किस तरीके से है। ठीक है, हम पहले ये देखेंगे मॉलिक्यूल बनता किस तरीके से, हम जब ये चीज़ देख लेंगे तो उसके अंदर हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। जब ये पॉइंट्स कवर हो जाएंगे तो ये इसके ऑपोजिट है, ये चीज़ अपने आप कवर हो जाएगी। तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बेसिक समझा रहा हूँ। H2O हमारे पास ये वाटर का फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल है, तो आप ये चीज़ देखो कि इसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। H2O के अंदर, इसके अंदर पाया जा रहा है हाइड्रोजन, इसके अंदर पाया जा रहा है ऑक्सीजन। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं और ऑक्सीजन की बात करूं, दोनों की बात करते हैं बारी बारी। पहले मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखता हूँ क्या है, हमें कैसे पता लगता है कि इसने कितनी बॉन्डिंग करनी है, कितने इसने बॉन्ड्स बनाने, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के थ्रू पता चलता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन की क्या एटॉमिक नंबर से होती है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, ऑक्सीजन का क्या है 16। अगर हम हाइड्रोजन की करें तो ये बनेगी 1s1, अगर हम ऑक्सीजन की करें तो ये बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। चार देखो पूरे हो गए ना, 2 2 4 4 और 6 16 10 10 और 2 12 12 और 4 16, देखो 16 पूरे हो गए। यहाँ पे एक था 1s1 पूरा हो गया। ठीक है, अब आपको एक बात पता होगी कि पहला तो सिर्फ एस शेल से बनता है, दूसरा शेल जो होता है उसमें 2 सब शेल्स होते हैं, एस और पी, फिर एस और पी, यानी कि एस और पी के आपस में मिला के एक शेल बन रहा होता है, एस और पी का मिला के आपस में एक शेल बन रहा होता है। अब मैं यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर बनाऊँ, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बच्चों क्या बनेगा,
ये हमारे पास क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया, क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया। और ये उसका क्या आ गया, पहला ऑर्बिट आ गया, क्या आ गया, पहला ऑर्बिट। तो पहले ऑर्बिट में आप ये चीज़ देखो तो हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 1s 1 है, यानी कि इसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और जबकि मैं अगर ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये मेरे पास क्या है बच्चों, ऑक्सीजन का आइटम है। ये पहला शेल अगर मैं बनाऊँ तो देखो, ये पहला शेल अगर मैं बनाऊँ तो पहले शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि पहले शेल के अगर डुप्लीकेट रूल देखें तो इसका पूरा है। अब अगर दूसरा शेल बनाते जा रहे हैं, मीन कि अब इसका डुप्लीकेट रूल का कोई फ़ायदा नहीं, अब इसका ऑक्टेट रूल पूरा होना चाहिए, तब ये स्टेबलाइज फॉर्म में जाएगा। तो देखो इसके दूसरे शेल में 8 पूरे हैं, 6 और 2 8, 8 पूरे हैं ना, फिर क्या मसला है। यानी कि दूसरे शेल तक भी 1 2 3 और ये 4 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। बेटा ये भी अब क्या कर रहे हैं, आपस में पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। ये अब देखो दूसरे शेल तक भी इसका क्या है, ऑक्टेट, ये अपने आप को स्टेबल समझ है क्योंकि इसका ऑक्टेट रूल पूरा है। लेकिन हमने देखा कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तीसरा शेल भी मिल रहा है। जब तीसरा शेल हम बनाएंगे, ये बन गया इसका तीसरा शेल, ठीक है। तीसरे शेल में जब मैं बात करूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन से बच्चों, 4 और 2 6, बनाना शुरू करो, 1 2 3 4, 4 के बाद ये आ गया 5 और ये आ गया 6, और 2 इलेक्ट्रॉन्स अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे उनकी शॉर्टेज रह गई है, शॉर्टेज हो गई है कि वो उनको 2 इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन को और चाहिए ताकि वो अब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन डालें और यहाँ पे भी एक डालें और ऑक्टेट पूरा करके अपने आप को स्टेबल कर ले। अब यही वजह होगी। और ये इस तरह से आप हाइड्रोजन का भी देखो, क्या देखो, हाइड्रोजन का भी देखो तो हाइड्रोजन का पहला आइटम है, पहला शेल है, उसको ये चाहिए कि वो अपना डुप्लेट पूरा करे। डुप्लेट पूरा करने के लिए उसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब यहाँ पे यही वजह होगी कि वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और ऑक्सीजन चाहेगा कि मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले ताकि मैं अपने आप को स्टेबल कर लूँ, अपना ऑक्टेट पूरा करके अपने आप को स्टेबल कर लूँ। और हाइड्रोजन चाहेगा कि मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए सिर्फ, ताकि मैं अपने आप को स्टेबल करके 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ भी देखेंगे यही वजह होगी कि ऑक्सीजन भी अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, और ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी इस तरह से यही काम करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, अब क्या होंगे, इसके आसपास 2 तरह के हाइड्रोजन आइटम आएंगे। एक ये है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका ये एक इधर आएगा, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पे आप ये देखो कि ये हमारे पास क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये दूसरा शेल आ गया, तीसरा अब जो भी कार्रवाई हो रही है वो तीसरे शेल में होगी। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी 2 पूरे हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ पे भी पूरे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन की कमी बच्चों यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का ये पहला शेल है, ये इस तरीके से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। यहाँ पे 2 शेल पूरे, यहाँ भी अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की भी 2 डुप्लेट पूरा हो गया, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक ऑक्सीजन से ले लिया, इस तरह से ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इस तरह से हाइड्रोजन के पास यहाँ पे भी डुप्लेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो बच्चे दोनों स्टेबलाइज फॉर्म में चलेगी, दोनों की दोनों हाइड्रोजन भी पूरा, हाइड्रोजन की कमी पूरी होगी और ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी, जिसके नतीजे में दोनों के दरमियान बॉन्डिंग क्रिएट होगी और ये दोनों के दोनों किस फॉर्म में चले गए, स्टेबलाइज फॉर्म में चले गए। और यहीं पे हम इनको कहेंगे कि जो डिफरेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 आइटम्स आपस में मिले हुए हैं, जिन्होंने मिला के H2O बनाया हुआ है, हम इसको कहेंगे ये किस फॉर्म में आ गया बच्चों, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गया, क्योंकि ये क्या बन गया, अब मॉलिक्यूल बन गए। अब यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब दूसरे नंबर पे एक और बात आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे, चूँकि अब देखो आपको बात नहीं पता होनी चाहिए कि आयन क्या होता है, क्या होता है आयन। अब यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल आपको डिटेल से समझा दिया। अब हम चलते हैं आयन की तरफ, क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन की बात हो रही है। अब बीच में मॉलिक्यूल तो आपने समझ लिया, मॉलिक्यूलर आयन के अंदर अब आपने आयन समझना कि आयन क्या होता है। आयन बेटा तब फॉर्म होता है जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा या अपने से इलेक्ट्रॉन या किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लेता है या कोई वही एटम अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जो भी चार्ज आ जाए, अगर उसके ऊपर चार्ज आ गया तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बता रहा हूँ मैं, कोई भी मॉलिक्यूल अगर कोई भी एटम या कोई मॉलिक्यूल अगर एटम देता है, इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो उसके ऊपर हमेशा एक चार्ज आ जाता है, जिस चार्ज की वजह से हम उसको कहते हैं वो एक आयोनिक फॉर्म में चला गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि अब एक बात और मैं आपको बता दूँ, जब भी कोई एटम जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने क्या किया था बच्चों, इलेक्ट्रॉन दिया था ना, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया था, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जबकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया था तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। इधर भी हाइड्रोजन ने दिया था तो उसके ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने लिया था तो उसके ऊपर नेगेटिव आया हुआ है।
ठीक है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखो, क्योंकि मॉलिक्यूल के बारे में एक बात लिखी हुई है, इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब क्या, ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। उसकी क्या वजह होगी, देखो उसकी ये वजह होगी कि हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव इधर नेगेटिव। जब एक जगह पे पॉजिटिव आ रहा है और एक जगह पे नेगेटिव आ रहा है, दोनों सेम है, तो क्या होगा, पॉजिटिव जो है नेगेटिव के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और जो पूरा होल मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में चला जाएगा। किस फॉर्म में चला जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में चला जाएगा। अब यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ आ गई। अब हम चलते हैं बेसिक डेफिनेशन की तरफ। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब देखो मैंने बात की कि एटम मिलाने से क्या बनता है बच्चों, एटम के मिलाने से क्या, मैं इस चीज़ को थोड़ा रेस कर लेता हूँ कि एटम के मिलाने से बच्चों क्या बनता है, एटम के मिलाने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल से पहले एलिमेंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, जब एलिमेंट्स बनते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये एक अलग से टॉपिक है, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये इसमें भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन बस आप इतना ही समझ लो कि एटम मिलाने से एलिमेंट, एलिमेंट मिलाने से मॉलिक्यूल। ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स जो एलिमेंट होता है, सॉरी एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल बना के आपस में एलिमेंट्स में, मतलब एलिमेंट्स जो हैं वो, मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर ये देखो तो इट इज़ फाउंड बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैंने बात की ना वाटर, अगर फर्स्ट को मैंने बात की Cl की और H2O की बात की फॉर एग्जांपल, अगर H2O अपने अंदर से कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, मैंने आपको बताया ना आयन क्या होता है बच्चों, आयन तब फॉर्म होता है जब कोई भी एटम या अब एटॉमिक आयन क्या होगा, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा। मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा, जब मॉलिक्यूल आयन लूज़ करेगा या गेन करेगा। अगर मॉलिक्यूल आयन गए, अब देखो H2O क्या एक मॉलिक्यूल है ना, अभी हमने कंफर्म किया। अगर मॉलिक्यूल अपने से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो निकालने की वजह से ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निकालने की वजह से ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कोई लूज़ कर रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, एक, तो क्या आएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है। ये मेरे पास बन गया एक मॉलिक्यूलर आयन। अगर यहीं पे H2O जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की बजाय गेन करे, तो गेन करने की वजह से कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। और चूँकि गेन कर रहा है और गेन करने की वजह से इसके ऊपर जो माइनस आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो -1। यहाँ पर ये बन गया बच्चों क्या, मॉलिक्यूलर आयन। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ इस तरह से Cl2 की, कैसी बात करता हूँ, Cl क्लोरीन, ये क्लोरीन की, क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, अब ये भी मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन हुए हैं, तो Cl2 बना दिया उन्होंने। क्या बना दिया, Cl2। अब अगर फर्स्ट करो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। ठीक है। लूज़ करने से प्लस चार्ज आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन किए, 2, तो Cl2 +2 चार्ज आ जाएगा। Cl2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किसका चार्ज आएगा, माइनस का, और 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो -2। तो यानी कि ये Cl+2 Cl2+2 Cl2 -3 किस फॉर्म में चला गया, क्लोरीन मॉलिक्यूलर आयनिक फॉर्म में चला गया। ठीक है। आगे देखते हैं, हमने बात की इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। अभी मैंने डिफाइन कर दिया कि मॉलिक्यूल जो होता है वो न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर होते हैं, इस वजह से वो न्यूट्रल फॉर्म में चला जाता है। ठीक है। सेकंड नंबर, इट हैव ए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। जबकि हमने अभी देख लिया कि जो मॉलिक्यूलर आयन होता है, आयन बनेगा ही तब जब उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा तो अपने आप वो आयोनिक फॉर्म में चला जाएगा। तो जब ये हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, जिसके पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। इट इज़ फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल कब बनेगा, मैंने अभी बताया कि मॉलिक्यूल कब बनता है बच्चों, जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। अभी मैंने सारा स्ट्रक्चर बना के समझाया, और इस तरह से मैंने समझाया कि मॉलिक्यूलर आयन कब बनेगा, जब किसी मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन होगी। आयोनाइजेशन से मुराद क्या है, आयन्स के बनने का प्रोसेस। आयन्स किस तरह बनेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, या दोबारा समझा रहा हूँ, इट इज़ फॉर्म बाय द आयोनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन होगी तो आयन, तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन से मुराद क्या है, वर्ड क्या आ रहा है, आयोनाइजेशन से ड्राइव हो रहा है आयन से ड्राइव हुआ है, आयन्स बनना। आयन्स क्या है, आयोनाइजेशन क्या है, प्रोसेस है किसका, आयन्स के बनने का। किसका, आयन्स के बनने का। और आयन्स कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ हो रहे होंगे या गेन हो रहे होंगे। अभी मैंने समझा दिया, लूज़ होंगे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, प्लस का, और गेन होंगे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव का। समझ आ गई बच्चों, किससे बन होते हैं, आयोनाइजेशन के प्रोसेस से बनते हैं। वो मैंने अभी सारा समझा दिया, अभी मैंने बताया सारा। ठीक है बच्चों। उसके बाद इट इज़ अ स्टेबल यूनिट। ये एक स्टेबल यूनिट होता है। मॉलिक्यूल स्टेबल यूनिट क्यों होगा, जाहिर सी बात है, जब उसने आपको ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाइड्रोजन ने, ऑक्सीजन ने ले लिया, हाइड्रोजन ने दे दिए, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, डुप्लेट पूरा हो गया, अब दोनों स्टेबल है, दोनों को मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी का रूल दोनों का फॉलो हो गया। ठीक है ना। तो यानी कि मॉलिक्यूल जो होते हैं बच्चों किस फॉर्म में होते हैं, स्टेबलाइज फॉर्म में होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, वो रिएक्ट दोबारा
अगर उनके साथ छेड़खानी ना की जाए, उनको तंग ना किया जाए, उनसे इलेक्ट्रॉन लिए ना जाएँ, दिए ना जाएँ, तो वो यानी कि फ़र्ज़ करो H2O की बात की ना मैंने H2O की बात की। अब अगर H2O किसी आयोनाइज़्ड फ़ॉर्म में नहीं, यानी कि ना इसे इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, ना इसके ऊपर पॉज़िटिव चार्ज है, ना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हर तरह से पूरे हैं, तो ये स्टेबलाइज़्ड फ़ॉर्म में है। किस फ़ॉर्म में? लेकिन अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले जाता हूँ, यानी कि आयोनिक फॉर्म में ले जाता हूँ, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, जैसे पीछे लिए थे मैंने, इसको +1 कर देता हूँ, यानी कि इसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चों, कमी है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब ये स्टेबल नहीं रहेगा, अब ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में चला गया है, आयोनिक फॉर्म में चला गया है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की फिर से कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि या डुप्लेट कंप्लीट या डुप्लेट रूल ख़त्म हुआ है या ऑक्टेट रूल ख़त्म हो गया, दोनों में से कोई रूल ख़त्म हुआ है, जिस वजह से ये अब दोबारा स्टेबिलिटी की फॉर्म में नहीं रहा। तो जिस वजह से ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर आयन बन गया। यही वजह है कि मॉलिक्यूलर आयन से भी क्या है, मेरे पास मॉलिक्यूलर आयन बन गया ना, इससे इलेक्ट्रॉन लिया क्योंकि उसको प्लस चार्ज आ गया। तो अब ये किस फॉर्म में चला गया, ये अब रिएक्टिव स्पीशी बन चुकी है। क्या बन चुकी है, रिएक्टिव स्पीशी। अभी किसी वक्त भी किसी से भी रिएक्ट करके अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले सकती है अपने डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वही रूल फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गई कि मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल होता है, जबकि मॉलिक्यूलर आयन जो होता है वो रिएक्टिव होता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल जो है मेरे पास, जितनी भी मैंने एग्जाम्पल लिखी मॉलिक्यूल की, H2O है, HCl है, HCl, उसके बाद ये जितनी मैंने एग्जांपल देखी, Cl+2 और एग्जांपल H+1, H2+2, H2+1, मतलब कोई भी आप आइटम बना के उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उसके इलेक्ट्रॉन खारिज करके डाल के आप ये इजीली काम कर सकते हो। बाकी अगर आपको आयन की समझ नहीं है, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की, नहीं समझी तो आयन के ऊपर मेरे अलग से एक टॉपिक बना पड़ा है कि इसमें आयन और कैटायन और एनायन को मैंने बड़े अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है, समझाया हुआ है। बाकी मैंने इसकी बड़ी मुकम्मल कोशिश की, तो बच्चों इन दोनों चीज़ों का आपको अच्छी तरह, क्योंकि ज़िंदगी भर ये चीज़ साथ चलती हैं। जब आप आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे, कॉलेज लेवल पे जाओगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी कि आपने कॉन्सेप्ट के साथ अगर पढ़ा हुआ तो। ठीक है बच्चों, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की कि आपको डीपली जाके काफ़ी अच्छी तरीके से समझा सकूँ। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई मस्ती रह गया, मस्ती कह रहा हूँ, कोई इशू रह गया, कोई मामला रह गया, कोई अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ आई, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो डेफिनेटली पसंद आनी चाहिए, क्योंकि वीडियो में मेहनत हुई है बच्चों। बस इन्हें आप देख सकते हैं मेरे किस तरह से पैर हैं। तो लेकिन मैं फिर भी मुझे खुशी है इस चीज़ की कि मैं किसी को पढ़ा पा रहा हूँ और समझा पा रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इसको लाइक करें, अगर समझ आई है इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, और साथ ही साथ इसको शेयर करें जितना हो सके। और अल्लाह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।